वृंदा ने एक बार फिर गौर से तस्वीर को देखा। जिस मजबूत किले को वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, उसी किले की दीवार एक एक करके गिरती जा रही थी। यह उसके पति मनोज की तस्वीर थी। वृंदा को लगा जैसे जमीन पर पड़ा सारा का सारा कांच उसके सीने में धंस गया है। एक्सक्यूज मी, आप वृंदा है ना? पीछे से अपना नाम सुनकर वृंदा ने पलट कर देखा। एक पल पहचानने की कोशिश के बाद अनायास ही वृंदा के मुंह से निकल पड़ा, अरे शैली, तुम कैसी हो? थैंक गॉड मैंने सही पहचाना। पहले तो मैं डर रही थी कि कहीं कोई और ना हो, लेकिन तुम्हें इतने दिनों बाद देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। कितने अरसे के बाद मिल रहे हैं ना हम। तुम यहाँ कब आई? कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए। आजकल बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना, इसलिए सोचा कि कुछ दिन माँ बाबूजी के साथ बिता लूं। तो ठीक है, आज मैं जरा जल्दी में हूँ। तुम्हें जब भी समय मिले घर जरूर आना, आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ये रहा मेरा कार्ड। शैली ने अपना विजिटिंग कार्ड वृंदा के हाथ में थमाते हुए कहा, और वृंदा से आने का वादा लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकल गई। वृंदा बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। बच्चों का ही कुछ सामान खरीदने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर तक चली आई थी, और यहाँ उसकी मुलाकात अचानक ही शैली से हो गई। घर आने के बाद भी वृंदा के दिमाग में शैली ही घूम रही थी। वृंदा और शैली एक ही मोहल्ले में रहती थी। शैली के पिता आर्मी में थे। उन्हें दूर दराज के इलाकों में रहना पड़ता था, इसलिए शैली को भेज दिया गया था। गोरी चिट्टी खूबसूरत शैली शोक मिजाज की स्वच्छंद विचार वाली लड़की थी। उसका गठीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें आसानी से किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। बात बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़ती। हंसते हुए गालों में गड्ढे पड़ते तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती। अपनी सुंदरता और आधुनिक पहनावे के कारण शैली मोहल्ले की दूसरी लड़कियों से अलग ही दिखती थी। शैली कभी सलवार कमीज पहनती तो दुपट्टा गले में झूलता हुआ मानो रस्म ही पूरी करता। छोटी मिडी और ऊंची सैंडल पहनकर इतनी अदा से चलती कि देखने वालों के दिल हलक में आ जाते। कॉलेज जाना हो या कहीं और, इतना सज धज कर निकलती जैसे किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हो। कॉलेज जाते समय नुक्कड़ पर मंजुलों का जमावड़ा ही लग जाता। अपने ऊपर कसने वाले फिक्रों से परेशान होने की जगह शैली इस तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती जैसे उसे किसी बड़ी उपाधि से नवाजा गया हो। मोहल्ले में वह चालू लड़की के रूप में पहचानने जाने लगी थी। खुद को इज्जतदार कहने वाले घरों ने अपने परिवार की लड़कियों पर शैली से न मिलने जुलने बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उन्हें शैली की संगति में अपना मान सम्मान खतरे में दिखाई देने लगा था। वृंदा को भी शैली से मिलने जुलने की मनाही थी, लेकिन दोनों के कॉलेज के रास्ते एक होने की वजह से अक्सर दोनों की बातें हो ही जाती थी। एक दिन शैली का अच्छा मूड देखकर वृंदा पूछ ही बैठी, तुम जानती हो शैली, तुम्हें लेकर लोग किस तरह की बातें करते हैं? जानती हूँ यार, मुझे सब मालूम है। मोहल्ले वाले जलते हैं मुझसे, इसलिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बट आई डोंट केयर। लेकिन शैली, छोड़ वृंदा, शैली ने उकताए हुए स्वर में कहा, लोगों की चिंता करके मैं इस उम्र में बूढ़ी दिखना नहीं चाहती, और तू भी लोगों की परवाह जरा कम किया कर, नहीं तो फेयर लेडी की जगह ओल्ड लेडी लगेगी। फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मोहल्ले की लड़कियों के लिए अछूत बन चुकी शैली ने उन तमाम लड़कों के आकर्षण का केंद्र थी, जिन्हें दिन भर मटर गश्ती करने के अलावा कुछ काम न था। शैली के नए नए प्रेम के किस्से मोहल्ले की हवाओं में गूंजते रहते, जिनमें अधिकतर सच्चाई कम ही होती और मनगढ़ंत किस्से ज्यादा। उन्हें फैलाने वाले लोग भी वही होते, जिन्हें वह नजर उठाकर देखती भी न थी। बीए करने के बाद कॉलेज बंद होने से वृंदा का शैली से मिलना जुलना बंद ही हो गया था। फिर एक दिन सुनने में आया कि शैली किसी के साथ भाग गई। उसके बाद फिर कभी उसकी खबर नहीं मिली। इधर वृंदा के पिताजी वृंदा के विवाह के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। काफी दौड़ धूप के बाद वृंदा का विवाह मनोज से हो गया। मनोज की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नई नई नियुक्ति हुई थी और दूसरे शहर में कार्यरत थे। शादी के कुछ समय बाद वृंदा भी मनोज के पास चली गई थी। अब तक वृंदा दो प्यारे प्यारे बच्चों की मां बन चुकी थी। इतने वर्षों के बाद अचानक शैली को देखकर वृंदा के मन में उसके बारे में जानने की चाह जाग उठी थी। इतना वक्त बीतने पर भी शैली में लेश मात्र परिवर्तन नहीं आया था। वो बोलती सी आंखें, वही मादक मुस्कान, वही छरहरी काया। शैली की सूनी मांग देखकर इतना तो वह समझ ही गई थी कि शैली ने शादी नहीं की।
अचानक ही वह अपनी तुलना शैली से करने लगी। साधारण रंग रूप होने के बावजूद आज वह खुद को शैली से ज्यादा श्रेष्ठ समझ रही थी। वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति मनोज उसे बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार उसे एक मजबूत किले के समान लगता था, जिसके साय में वह अपने बच्चों के साथ सुरक्षित महसूस करती थी। जहां एक और उसके पास मनोज जैसे प्यार करने वाले पति थे, दो फूल से बच्चे उसके जीवन की बगिया को महका रहे थे, वहीं दूसरी ओर शैली के जीवन की रिक्तता उसे साफ नजर आ रही थी। उसे शैली के साथ हमदर्दी होने लगी थी। एक दिन शाम को माँ से शैली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर वृंदा शैली के घर जाने के लिए निकल पड़ी। महानगर की भीड़ भाड़ से दूर समुंदर के किनारे पॉश कॉलोनी में शैली का फ्लैट था। अपने घर वृंदा को आया हुआ देखकर शैली प्रसन्नता से खेल उठी। आओ वृंदा, मैं तो समझती कि तुम नहीं आओगी। आती कैसे नहीं, तुमसे मिलने का इतना मन जो था। कैसी हो तुम? कैसी दिख रही हूँ? शैली हल्के से मुस्कुरा उठी। एक लंबे अरसे के बाद दोनों को आराम से बातें करने का मौका मिला था। काफी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। शैली को मूड में देखकर वृंदा पूछ ही बैठी, एक बात पूछूं शैली? बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोलो। तुमने तो अपने दोस्त के लिए घर छोड़ दिया था ना? क्या वो बेवफा निकला? शादी नहीं की उसने? वृंदा ने जैसे शैली की दुखती रग को छेड़ दिया था। एक फीकी सी मुस्कान शैली के होठों पर तैर गई थी। नहीं यार, वो तो बेवफा नहीं है। वह तो चाहता था शादी करना, लेकिन उसके माँ बाप ने पैसों के चक्कर में कोई और लड़की उसके गले बांध दी। लेकिन तुम्हें क्या मिला? सिर्फ बदनामी। वह तो अपनी पत्नी के साथ मजे में रह रहा होगा, और यहाँ तुम अकेली जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो। सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता वृंदा, शैली ने मायूसी से कहा। मनु ने शादी जरूर कर ली है, लेकिन उसका प्यार आज भी मेरा है। वह अपनी बीवी के पास होकर भी उसके पास नहीं है। तुम अब भी उसके प्यार का दम भरती हो शैली? वृंदा ने थोड़े आश्चर्य से कहा। अगर वह तुमसे सच में प्यार करता तो सारे जमाने को ठुकराकर तुम्हें अपना बना लेता। वह उसकी मजबूरी थी वृंदा, शैली ने मनु का पक्ष लेते हुए कहा। मनु अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। मुझसे इतनी दूर रहकर भी मेरी जरूरतों का पूरा ध्यान रखता है। यह फ्लैट भी उसी ने दिया है। महीने में एक बार मेरे पास जरूर आता है। बाकी दिन मैं उसके फिर से आने का इंतजार में काट देती हूँ। शैली की आवाज में दीवानगी सी झलकने लगी थी। तुम कुछ भी कहो शैली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इश्क के चक्कर में नहीं पड़ती तो आज बेहतर जिंदगी बसर कर रही होती? अब जाने भी दो वृंदा, शैली ने थकी सी आवाज में कहा। फिर शायराना अंदाज में किसी अनाम शायर का शेर कह उठी। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा? फिर कुछ सोच कर बोली, वृंदा तुम देखना चाहोगे उसे? फिर वृंदा के जवाब का इंतजार किए बिना ही तेजी से दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, तुम बैठो वृंदा, मैं अभी आती हूँ। कुछ पलों के बाद अचानक छन से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। वृंदा लगभग दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गई। शैली फर्श पर अपना पाँव पकड़े बैठी थी। पास ही में एक स्टूल उल्टा हुआ पड़ा था, साथ ही कांच के टुकड़े और एक फोटो। शायद उसने स्टूल पर चढ़कर फोटो उतारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वह फोटो समेत नीचे आ गिरी थी। शैली ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सारा शीशा टूट गया। देख जरा, फोटो तो ठीक है ना? वृंदा ने आगे बढ़कर धीरे से फोटो को उठाया। फोटो पर नजर पड़ने के बाद तो जैसे वह पलक झपकना ही भूल गई। उसे लगा जैसे उसके कानों के पास बम फूट रहे हैं। शैली कुछ कह रही थी, पर वह क्या कह रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। ये वृंदा के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। हाँ, यही है मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा मनु। वृंदा ने एक बार फिर गौर से तस्वीर को देखा। जिस मजबूत किले में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, उसी किले की दीवारें एक एक करके गिरती जा रही थी। यह उसके पति मनोज की तस्वीर थी। वृंदा को लगा जैसे जमीन पर पड़ा सारा का सारा कांच उसके सीने में धंस गया है। वृंदा ने एक कहर भरी नजर शैली पर डाली। वह दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश ही कर रही थी। बाहर सूरज समंदर में उतरने को तैयार था। उसकी लाल रोशनी सारे समंदर को भी लाल किए हुए थी। वृंदा को लगा शायद कुछ कांच के टुकड़े समुद्र के सीने के भी पार हो गए हैं।